गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आप सबको। आप सबका स्वागत है आज के जूम सेशन में। आज के जूम सेशन का टॉपिक है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस, जी हाँ, आर्थराइटिस जो है जो कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में जिसे हम कह सकते हैं कि ये जॉइंट पेन है। आर्थराइटिस की परिभाषा है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस मतलब जॉइंट और आइटिस मतलब पेन या इन्फेक्शन। तो जॉइंट्स में, जोड़ों में किसी भी तरह का पेन और इन्फेक्शन हो तो उसे मेडिकली हम आर्थराइटिस कहते हैं। अब ये आर्थराइटिस या फिर जॉइंट पेन है क्या? आर्थराइटिस या फिर जॉइंट पेन जो होता है, जो अभी आपकी बॉडी में जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, उन सब की एक डिसीज है। जॉइंट्स के सभी पार्ट्स में इसको हम फील कर सकते हैं। जॉइंट्स जो है वो हमारी बॉडी में आप जैसे घुटने हैं, नीज हैं, ये हमारे जॉइंट्स हैं। एल्बो जॉइंट्स हैं, जहाँ पर भी दो हड्डी आपस में जुड़ रही हैं और मूवमेंट कर रही है, बेंड एंड फ्लो कर रही है, आगे और पीछे मूव कर रही है, तो वो जॉइंट होता है। इवन कमर में भी बहुत सारी छोटी छोटी डिस्क होती है, छोटी छोटी बोन्स होती हैं, वो आपस में जुड़ के एक रीढ़ की हड्डी पूरी तैयार करती है। तो उसे भी हम जॉइंट ही कहते हैं, वो भी एक जोड़ ही है। और वहां पे अगर कोई दर्द हो तो उसे हम जॉइंट पेन कहेंगे मेडिकली। उस वो हाँ, ये है कि जो भी जॉइंट पेन्स हैं उनके नाम अलग अलग हो गए हैं। जैसे अगर घुटनों में दर्द होता है, मेजर जोड़ों में दर्द होता है, तो हमें उसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। अगर इन्फेक्शन जो है वो जोड़ों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड तक पहुंच गया है, इन्फेक्शन, उसमें इन्फेक्शन आ गया, तो उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। तो इस तरह से आर्थराइटिस के भी किस तरह का आर्थराइटिस है उसके टाइप्स होते हैं। बाकी बेसिकली आर्थराइटिस जो है वो जॉइंट पेन ही है। जॉइंट पेन जो होता है बहुत सारे लोगों मरीजों में मिलता है। जरूरी नहीं है कि जिनकी उम्र 60 ईयर्स से 60 वर्ष से ऊपर की हो गई है उन्हीं में जॉइंट पेन मिलेगा। जॉइंट पेन जो होता है वो बच्चों में भी मिल सकता है, बुजुर्गों में तो मिलता ही मिलता है एक उम्र के बाद, लेकिन बच्चों में भी मिल सकता है। और कभी कभी किसी किसी बीमारी में, कोई बड़ी बीमारी में एज अ सिम्टम, एक लक्षण की तरह भी ये जॉइंट पेन बड़ी बड़ी बीमारियों में मिलता है। आर्थराइटिस जो है उसे हम जॉइंट पेन का कॉज भी कह सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया आर्थराइटिस बहुत टाइप्स होता है। देयर आर 100 टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस। माइल्ड से लेके सिवियर तक 100 टाइप्स, 100 तरह का आर्थराइटिस मिलता है। आर्थराइटिस जो होता है वो कभी कभी होम रेमेडी से, सिंपल होम रेमेडी से भी ठीक हो सकता है। कई बार इसके लिए सर्जरी भी करानी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कि किस तरह का आपका कंडीशन है आर्थराइटिस में। अगर कि बॉडी के, आपके शरीर के किसी भी जॉइंट में कोई भी डिस्कम्फर्ट हो, जॉइंट को मोड़ने में, उससे काम करने में, मूवमेंट में कोई भी दिक्कत हो, तो उसे हम जॉइंट पेन कहेंगे। जॉइंट पेन एक्चुअली, जॉइंट होता क्या है? जॉइंट का मतलब है कि जहाँ पर दो या एक से ज्यादा बोन्स या हड्डियां जो है वो आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं जॉइंट। जैसे कि हिप जॉइंट जो होता है, हिप जॉइंट जो होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर आपकी थाई की बोन्स पेल्विक गिटल से मिलती है। ये बहुत कॉमन है, साधारण है। ये हैंड्स में भी हो सकता है, फिट में भी हो सकता है, हिप में भी हो सकता है, नी में भी हो सकता है, स्पाइन में भी होता है। ये कांस्टेंट भी हो सकता है और ओकेजनली भी हो सकता है। मतलब जो जॉइंट पेन है ऐसा भी हो सकता है कि वो हमेशा आपकी बॉडी में, आपके जॉइंट्स में पेन रहे, या कभी कभी कुछ काम झटके से कर लेने पर, या फिर ज्यादा देर तक सिर्फ पैर लटका कर बैठने से भी ये जॉइंट पेन होता है। ओकेजनली भी, मतलब कभी कभी भी होता है ये जॉइंट पेन। और कई बार ऐसा भी होता है कि जॉइंट्स में जो दर्द है वो हमेशा कॉन्स्टेंटली बना ही रहता है। जो आपका जॉइंट पेन है वो इंटरमीडिएट भी हो सकता है या परसिस्टेंट भी हो सकता है। मतलब जॉइंट पेन जो है वो कभी कभार भी हो सकता है, इंटरमीडिएट भी हो सकता है, या फिर हमेशा लगा भी रह सकता है। ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आर्थराइटिस में क्या होता है कि जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है, काफी दर्द होता है, कई बार तेज दर्द भी होता है, और कई बार स्टिफनेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है जॉइंट्स में जब आर्थराइटिस होता है। तो कई लोगों को थ्रॉपिंग जैसा पेन होता है, स्कॉर्चिंग जैसा पेन होता है, ग्रेटिंग भी फील होती है कई लोगों को। कई लोगों को सेंसेशन होती है जैसे कि चींटी चढ़ने जैसा दर्द हो रहा है, चींटी चढ़ने जैसा दर्द हो रहा है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम कई लोगों में दिखता है। कई लोगों को ऐसा भी महसूस होता है, खुद लोग बताते हैं, कि जब वो घुटनों को मोड़ते हैं तो उसमें कट कट की आवाज आती है। ठीक है, ये भी एक सिम्टम है जो आर्थराइटिस में या जॉइंट पेन में नोटिस किया जाता है। Furthermore, you can notice that your joints are stiff in the morning। कई बार देखा जाता है कि सवेरे में, मॉर्निंग में तो जॉइंट्स जो हैं, जोड़ जो है वो स्टिफ हैं, आकर गए हैं, बहुत ज्यादा स्टिफ हो गए हैं। लेकिन आगे जाके वो एकदम लूज होते जाते हैं और मूवमेंट के साथ वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, ओवर डूइंग इट में एक्सैस्परेट योर पेन। लेकिन दूसरे हाथ पर घुटनों को ज्यादा मोड़ने से भी ये दर्द ज्यादा हो जाता है।
जॉइंट डिस्कम्फर्ट से जो जॉइंट का फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है, और जॉइंट डिस्कम्फर्ट से पेशेंट्स अपनी जो ड्यूटीज है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते। जॉइंट डिस्कम्फर्ट्स कई बार इतना सिवियर होता है कि जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो लोअर हो जाती है। कई बार पेन को बताते हुए लोग बताते हैं कि बहुत सिवियर होता है, जिसकी जिसकी वजह से क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब इतनी डिस्टर्ब हो जाती है कि जो रोजमर्रा का डेली का काम होता है वो अपना काम खुद भी मरीज नहीं कर पाते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो कई बार बहुत लंबा भी हो जाता है। नॉर्मल ट्रीटमेंट से अगर सही तरीके से जॉइंट पेन का सही टाइम रहते अगर ट्रीटमेंट करवाया जाए तो पेशेंट जो है वो अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज, नॉर्मल जो अपने काम है वो खुद कर पाते हैं, और अपनी लाइफ को भी फुलेस्ट लिव कर पाते हैं, मतलब अच्छे से जी पाते हैं। जॉइंट पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे जॉइंट पेन जो होता है वो बढ़ती उम्र की वजह से भी हो सकता है, किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन हो वो भी हो सकता है। वो इन्फेक्शन पर्टिकुलरली जो जॉइंट के बीच में, जैसे जहाँ दो या दो से ज्यादा हड्डियां मिल रही होती है तो जॉइंट में एक सैनोवियल मेम्ब्रेन रहती है जो दोनों हड्डियों को जोड़ने का काम करती है, जॉइंट को बिल्कुल बांध कर रखती है। कार्टिलेज भी, वो लिगामेंट्स और कार्टिलेज जो होते हैं वो ऐसी मसल्स होती हैं जो आपके जॉइंट को, जॉइंट की हड्डियों को आपस में जोड़ के रखती है, बांध कर रखती हैं, और मूवमेंट में भी मदद करती हैं। तो जब वो साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड बनाता है, साइनोवियल फ्लूइड जो कि ग्रीस की तरह काम करता है आपके जॉइंट की बोन्स के बीच में, ताकि जब जॉइंट्स की बोन्स को मोड़ा जाता है, जॉइंट्स में मूवमेंट होती है तो कट कट की आवाज ना आए, ना ही बोन्स के बीच में, जॉइंट के अंदर जो बोन्स हैं उसमें फ्रिक्शन हो, कोई घर्षण हो, ऐसा कुछ ना हो, इसके लिए उसमें साइनोवियल फ्लूइड हमेशा मौजूद रहता है। जब वो साइनोवियल फ्लूइड जिसे हम ग्रीस कहते हैं, अगर उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, जरूरी नहीं है कि वो इन्फेक्शन एक एज के बाद होएगा, कई बार वो इन्फेक्शन यंग एज में भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, जर्मासाइडल इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत तरह का इन्फेक्शन हो सकता है। तो उस इन्फेक्शन की वजह से भी आर्थराइटिस हो जाता है। उसे हम रिमेटॉइड आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। जो कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है जिसकी वजह से जो आपका कार्टिलेज है वो डिटोरेट हो जाता है, आपकी जो बोन्स के अंदर जो कुशन है वो ठीक से काम नहीं करता, उसे कहते हैं हम ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसकी वजह से जो आपके जॉइंट है वो हर्ट होने शुरू हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस टिपिकली स्ट्राइक करता है 45 की उम्र के बाद, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, धीरे धीरे ये बढ़ता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है, आर्थराइटिस का जो एक मेन कारण है वो ठीक खान पान ना होना भी है। मतलब अगर आप ठीक से खाना पीना नहीं रखते तो आपकी इम्यूनिटी लो रहती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हो जाते हैं। और जो भी अर्ली एज में आर्थराइटिस आता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का ही होता है। एंड आर्थराइटिस का एक मेन कारण आपका वजन भी हो सकता है, कई बार ओबेस लोगों में भी आर्थराइटिस मिलता है, एक्सेसिव कम वजन हो तब भी आर्थराइटिस मिल सकता है। आर्थराइटिस का कारण आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी होती है कि जितना आपकी बॉडी बियर कर सकती है उससे ज्यादा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तब भी आर्थराइटिस हो जाता है। अगर आप बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं तो आपकी जो जॉइंट्स हैं, आपकी जो बोन्स हैं वो बहुत स्टिफ हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, तो भी आर्थराइटिस का प्रॉब्लम आ जाता है। तो ये कुछ कॉजेज है, नॉर्मल कॉजेज है, मेन कॉजेज हैं जो होते हैं आर्थराइटिस की के कारण, जो है आर्थराइटिस के कारण। ठीक है, अब हम टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस पढ़ रहे हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मैंने आपको बताया है अभी अभी, वो है कॉमन फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस है जी, जिसमें जो कार्टिलेज होता है, मैंने आपको बताया कि कुछ लिगामेंट और कार्टिलेज होते हैं, कुछ मसल्स होती हैं जिन्हें कार्टिलेज या लिगामेंट कहते हैं, जो जॉइंट्स में जो बोन्स मौजूद रहती हैं उनको बांध के रखने का काम करते हैं। और साथ में एक साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन भी रहती है आपकी जॉइंट की बोन्स के अंदर, जो कि कुशन का काम करती है और फ्रिक्शन को को खत्म करने में मदद करती है। तो जब वो कार्टिलेज, वो लिगामेंट और वो साइनोवियल फ्लूइड और साइनोवियल मेम्ब्रेन उसमें डिटोरेशन हो जाए, वो डिटोरेट करे, मतलब उनकी जो क्वालिटी है वो खराब होनी शुरू हो जाए, उनका जो क्वांटिटी है वो कम होनी शुरू हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये अक्सर प्रोग्रेसिव एज के साथ होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है उसकी वजह से होता है। अक्सर देखा जाता है कि 45 की एज के बाद चाहे मेल हो फीमेल उसमें ये दिखना शुरू हो जाता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस हमें एक तरह की इलनेस है जो हमेशा परसिस्टेंटली बनी रहती है, जिसमें जॉइंट पेन और स्वेलिंग मिलता है। जो जॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप हो जाते हैं, जॉइंट्स में बहुत सूजन मिलती है इसमें पर्टिकुलरली, और ज़्यादातर ये छोटे जॉइंट्स जैसे कि रिस्ट या फिंगर जॉइंट्स, इनमें सबसे पहले ये पाया जाता है।
गाउट। गाउट भी एक बहुत ही पेनफुल डिसऑर्डर है जॉइंट्स का, जिसमें आपकी बॉडी में एसिडिक क्रिस्टल जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं आपकी बॉडी के जॉइंट के आसपास, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और जॉइंट्स बहुत ज़्यादा स्वेल्ड अप कर जाते हैं। और ज़्यादातर इसमें क्या होता है कि जो आपके पैर के अंगूठे का जॉइंट है ना, वो सबसे पहले सूजता है। ये एक टिपिकल फीचर है गाउट का, जिसे हम गठिया भी कहते हैं। जिसमें सबसे टिपिकल फीचर जो जिससे इसकी पहचान होती है वो ये है कि जो आपका पैर का अंगूठा है वो सबसे ज़्यादा स्वेल्ड अप हो जाता है। अम, जब हम अपने जॉइंट्स का ओवर यूज करना शुरू कर देते हैं तब हमें वहाँ पे स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, पेन होने लगता है, जिसे बर्साइटिस कहते हैं। बट ये ज़्यादातर आपके एल्बो के जॉइंट में, शोल्डर में, हिप में और नीज में होता है, जो जॉइंट ज़्यादा काम करते हैं। टेंडिनाइटिस, जैसे कार्टिलेज और लिगामेंट है, वैसे ही टेंडन एक मसल होती है जो कि प्रेजेंट होती है आपके जॉइंट्स में, जो जॉइंट्स को होल्ड करने का काम करती है, उसकी जो बोन्स है उनको होल्ड करने का काम करती है। जब उसमें इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फेक्शन हो जाए, तो उसे टेंडिनाइटिस कहते हैं। देखिए, बहुत सारे तरीके हैं। अगर किसी को जॉइंट पेन मिल रहा है तो सबसे पहले उन्हें अपने फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, अपने मेडिकल एडवाइजर से ज़रूर बात करनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि समय रहते अगर जॉइंट पेन या आर्थराइटिस को ठीक कर लिया जाए तो बेटर है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और लोगों को सर्जरीज में करवानी पड़ती है। और कई बार रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो फिर मैनेज नहीं हो पाता और उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो बहुत सिवियर होता है, तो वक्त रहते, टाइम रहते ही आपको हेल्प, मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए इसके लिए। और बहुत सारी टेक्निक्स भी हैं जो मेडिकल एडवाइजर्स, फिजियोथेरेपिस्ट और जो ऑर्थोलॉजिस्ट हैं, ऑर्थोपीडियाट्रिशियन है, वो आपको बताते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो बहुत सिंपल सिंपल टेक्निक्स हैं जिससे जॉइंट पेन को मैनेज किया जा सकता है। कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन भी मिलती हैं जो कि जॉइंट पेन के दर्द को कम करने में मदद करती हैं। और कुछ टेक्निक्स है जैसे फिजियोथेरेपी और देती हैं। लेकिन अगर टाइम रहते ये नहीं इसे ठीक किया गया तो ये सर्जरी भी आपकी करवानी पड़ सकती है और बहुत बड़ी बड़ी दवाइयां भी लेनी पड़ सकती हैं। स्टेरॉइड्स कई लोगों को लेने पड़ते हैं पेन को ठीक करने के लिए। कई बार कुछ होम क्यूर्स हैं, जैसे कि आइस और हीटिंग पैड इस्तेमाल करना जॉइंट पेन में कुछ समय के लिए, जो थोड़े समय टाइम के लिए आपके जॉइंट पेन को ठीक रखने में मदद कर सकते हैं। वार्म बाथ लेना, इससे भी काफ़ी मदद मिलती है आपकी जॉइंट पेन को ठीक करने में। कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि जॉइंट्स की स्ट्रेंथ और फंक्शनिंग को ठीक रखती है। एरोबिक एक्सरसाइजेज जैसे वॉकिंग, स्विमिंग, ये बहुत हेल्पफुल होती हैं जॉइंट पेन को ठीक रखने में। कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जिन जो कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स करते हैं जिससे जॉइंट पेन बिल्कुल ठीक रहता है, जो जिससे आपका रेजिमेंट ठीक रहता है। कुछ स्ट्रेचेस जो होते हैं वो बेनिफिशियल होते हैं आपके लिए। एक्सरसाइजेस शुरू की जा सकती है, स्टार्ट की जा सकती हैं, जैसे आपके प्रोवाइडर के अनुसार। जैसे जो आपका जो मेडिकल केयर प्रोवाइडर है, आप उनसे जरूर पूछिए। बहुत सारी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज होती है, रिजाइम ऑफ एक्सरसाइज होती हैं, वो आप उनसे पूछ के आप कैरी आउट कर सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिले। कई बार आपका वजन इतना ज्यादा होता है कि वो आपके जॉइंट्स पर लोड, मतलब प्रेशर डालने लगता है, तो आपके फिजिशियन शायद आपको एडवाइस उस समय कर सकते हैं कि आप अपना वजन जो है वो कम कर लीजिए। मेडिसिन जो होते हैं, बहुत सारे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती हैं, NSAIDs जिनका नाम है, जैसे एसिटोमिनाफिनॉल, टाइलेनॉल आर, जिससे आपका जो पेन है, जॉइंट का पेन है, वो काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। स्ट्रॉन्गर डोसेज जो होती हैं वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए। एंड डेफिनेटली सही डोज में ही पेन के लिए मेडिसिन लेनी चाहिए, अदरवाइज पेशेंट्स को, जो मरीज हैं उनको स्टमक अल्सर, रेनल डिसऑर्डर्स, लीवर प्रॉब्लम्स, ये सब होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आपको अपने आप ये दवाइयाँ नहीं लेनी है, पेन को ठीक करने की दवाइयाँ नहीं लेनी है। पेन किलर्स या पेन रिलीवर्स जो हैं वो एक
आपके मेडिकल एडवाइजर जब आपको प्रिस्क्रिप्शन दे तो उसी के अनुसार आपको लेना है। ठीक है। कुछ टॉपिकल थेरेपीज होती हैं जैसे कि ऑयल मसाज, बहुत सारी जेल्स हैं और ऑइंटमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, हर्बल भी हैं और एलोपैथिक में भी मिलते हैं, कि जो कि आप इंजर्ड एरिया में लगा सकते हैं, पेन एरिया में, जो भी जॉइंट पेन कर रहा है वहां पर आप लगा सकते हैं, जिससे आपको काफी रिलीफ मिल जाता है। लगातार वहां लगाने से, कुछ पट्टियां होती हैं वो लगाने से आपको बहुत मदद मिलती है। कुछ डाइटरी सप्लीमेंट भी होते हैं जो कि जॉइंट पेन को रिलीव करने में आपकी मदद करते हैं, जैसे ग्लूकोसामाइन एक ऐसा डाइटरी सप्लीमेंट है जो जॉइंट पेन में बहुत हेल्पफुल रहता है। कोई भी जॉइंट का डिस्कम्फर्ट हो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है। ये ओवर द काउंटर भी अवेलेबल रहता है, लेकिन आप अपने डॉक्टर से पूछ के भी ले सकते हैं। कुछ सपोर्टिव थेरेपीज होती हैं, जैसे कुछ शूज ऐसे आते हैं, केन्स आती हैं, ब्रेसेस आते हैं, जो कि जॉइंट पेन को ठीक करने में मदद करते हैं। रेगुलर असिस्टेंस से ग्रेजुअल असिस्टेंस से डिस्कम्फर्ट रिड्यूस होता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ती है। एक एक्सरसाइज प्रोग्राम है जो कि आप बहुत वेल राउंडेड होता है, जो कि आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि आपकी फिजिकल और ऑक्यूपेशनल थेरेपी को कम करता है। आप बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स होते हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका जो जॉइंट का पेन है वो रिलीफ हो जाए और उसकी जो स्वेलिंग है वो भी टेम्परेली खत्म हो जाए। टेम्परेली या परमानेंटली खत्म हो जाए। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं, वो भी जो कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को कम करते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट पेन हो जाता है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स मदद भी करते हैं जॉइंट पेन को ठीक करने में। स्टेरॉइड्स होते हैं, कई बार वो उसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं पेन को रिलीव करने के लिए और स्वेलिंग को खत्म करने के लिए, लेकिन वो टेम्परेली होता है। पेन किलर्स भी एक टेम्परेरी रिलीफ है, और लेकिन इनकी नुकसान, जो टेम्परेरी रिलीफ होता है उसका नुकसान बहुत होता है। जब भी आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, स्टिफनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और उसमें या तो सेंसेशन नहीं हो रही है, कुछ ऐसी दिक्कत हो रही है आपके जॉइंट्स में, या फिर चींटी चलने जैसा लगता है, या इतना डिस्कम्फर्ट है कि आप मूव भी नहीं कर पा रहे, अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहे, तो आपको तुरंत एक डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए और एडवाइस लेनी चाहिए। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ जॉइंट्स में मूवमेंट करने पे कट कट की आवाज़ आती है, जो कि ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। उस समय में भी आपको बहुत ज़रूरी है कि आप डॉक्टर को कंसल्ट करें। और जॉइंट को टच करने पर उसमें गर्म लग रहा है, हीटेड वो लग रहा है, तो इसका मतलब अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। तो उस केस में भी आपको तुरंत एक बढ़िया मेडिकल एडवाइस की ज़रूरत है, तो आपको आपको उस टाइम तुरंत ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करने की ज़रूरत है। कई बार जॉइंट पेन के साथ फीवर भी आ रहा है, तो ऐसे में आपको नॉर्मल जो आपकी टॉपिकल स्टेरॉइड्स हैं वो लगाने से या नॉर्मल पेन किलर से आपको आराम नहीं पड़ेगा, आपको एक फिजिशियन को कंसल्ट करना ही पड़ेगा, और बेस्ट है कि आप उस टाइम ऑर्थोपेडिशियन को कंसल्ट करिए। डार्जिलिंग में कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जो स्टार्टिंग में जब आपको जॉइंट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप लेना शुरू कर सकते हैं, जिससे या हम कहेंगे डार्जिलिंग के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कार्बास टैबलेट, कैल्शियम एक्स कैप्सूल, ऑर्थोसॉल, वेज और नॉन वेज, कुरकुमिन C3 पाउडर कैप्सूल्स, ऑर्थोप्राश, पेन रिलीफ ऑयल। ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं डार्जिलिंग के जो आपकी मदद करेंगे जॉइंट में जो भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको प्रिवेंट करने में, ठीक करने में। आर्थराइटिस के प्रिवेंशन में भी बहुत मदद करेंगे, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये हेल्पफुल है। लेकिन मैं तब भी आपको चाहूंगी कि ये प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने से पहले, अगर आप पहले किसी फिजिशियन से इलाज ले रहे हैं तो उनसे आप कंसल्ट कर लीजिए। किसी ऑर्थोपेडिशियन से कंसल्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। जो एलोपैथिक इलाज है उसको आप बंद नहीं करेंगे, साथ में ये प्रोडक्ट्स लेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो है ये सिर्फ मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रासिटिकल प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, हर्बल फॉर्मुलेशंस हैं, जो बहुत मदद करेंगे आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने में। लेकिन सिवियर केसेस में बहुत मैंडेट है कि आप एलोपैथिक जो इंटरवेंशन है, जो एलोपैथिक हेल्प है वो ज़रूर ले। ठीक है। अभी किसी और का कोई भी सवाल है, कुछ भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं जॉइंट पेन या आर्थराइटिस से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। हेलो। 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 हाँ मैडम, गुड आफ्टरनून। वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ मैडम, एक हमारे कस्टमर है, उनका एक्चुअली वाकई में पैर फिसल गया, उनका थोड़ा सा वेट भी है और गिर गए पैर में, थोड़ा उनका मोच है, थोड़ा क्रैक। तो अच्छा अच्छा। उसको रिकवर होने के लिए क्या हम लोग प्रोडक्ट उसको सजेस्ट कर सकते हैं? सर सबसे पहले तो देखो, दर्द हो रहा है उनको, तो फिर और मोच आया तो आप कुरकुमिन C3 उनको जरूर बताइए, और पेन रिलीफ ऑयल जरूर दे दीजिए। करकुमिन C3 और पेन हाँ। रिलीफ ऑयल।
हाँ बिल्कुल। ठीक है। और वो इन्फ्लामेशन वगैरह होगा तो उसके लिए भी यही चलेगा ना? हाँ, इन्फ्लामेशन के लिए ही तो, इन्फेक्शन है तब इन्फ्लामेशन है, तभी तो मैंने कुरकुमिन C3 बोला है। ओके। हाँ, जब थोड़ा आराम लगने लगे तो आप उनको कालबास और ऑर्थोसॉल वेज दे सकते हैं। ठीक है मैम। ओके। हेलो मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी मैडम, मेरा जो जॉइंट में जो कटकट आवाज आ रहा है, इसके लिए क्या यूज करूँ? जी, जॉइंट में कटकट का आवाज आ रहा है तो आपकी एज एक बार मुझे बता दीजिए। मेरा 35। 35। जी। ठीक है, अगर जॉइंट में कटकट का आवाज आ रहा है तो आप कालबास टैबलेट शुरू करिए, ऑर्थोसॉल रेड वाला इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। जी, थैंक यू मैम। जी वेलकम। क्योंकि जहाँ कटकट का आवाज आ रहा है इसका मतलब जो साइनोवियल फ्लूइड जो कि क्वेश्चन का काम करता है आपके बोन्स के जॉइंट्स के अंदर, वो उसकी जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, कहीं ना कहीं वो डिटेरियोरेट हो रहा है, जो मैंने पहले आपको बताया। तो ऐसे में और वो बना होता है प्रोटीन नेचर का। तो ऑर्थोसॉल रेड में प्रोटीनिशियस प्रोटीन एक तरह से लिगामेंट प्रोटीन है जो आपके लिगामेंट और कार्टिलेज को रीजनरेट करेगा, और वो आगे जाके साइनोवियल मेम्ब्रेन और साइनोवियल फ्लूइड को भी रीजनरेट करेंगे। तो आप ऑर्थोसॉल रेड लीजिए और साथ में कालभास टैबलेट लीजिए। ओके मैम, ओके। थैंक यू। वेलकम वेलकम। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग ऑन कैमरा आ जाइए। मैम कमर में दर्द रहता है, शाम के टाइम बहुत ज्यादा उठता है। अच्छा जी, कमर के निचले हिस्से में दर्द रहता है या ऊपरी हिस्से में दर्द रहता है? दोनों में रहता है मैम, पीठ से लेके कमर तक। अच्छा जी, तो आप पेन रिलीफ ऑयल का इस्तेमाल करिए, कैलमेक्स कैप्सूल इस्तेमाल करिए। ठीक है। और थोड़ा सा अपने कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता आपको? मैम रहता है, कभी कभी ऑयली चीज खाने से होता है। अच्छा अच्छा। तो कॉन्स्टिपेशन पे आप अपना ध्यान रखिए, GIT, जितना आप GIT 14 ड्रॉप्स इस्तेमाल करिए, कॉन्स्टिकल टैबलेट इस्तेमाल करिए, ताकि आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए और बेली फैट कम हो जाए। जैसे जैसे बेली फैट कम होएगा ना, आपका कमर का दर्द भी कम हो जाएगा। तो कालभास टैबलेट तो आप जरूर लीजिएगा, पेन रिलीफ ऑयल भी इस्तेमाल करिए और साथ में अपने बेली फैट पे काम करिए। रूटीन ऑल ग्रीन पाउडर साथ में लीजिए, ताकि बेली का फैट जो है, पेट के आसपास का जो मांस है या फैट है, वो थोड़ा कम हो जाए। मैम ठीक है, ओके जी। मैम नमस्कार। नमस्कार जी। मैम मेरी एज जो है 43 है और मेरे घुटनों में दर्द है। और मैं अच्छा चलती जी। हूँ ना तो वजन मतलब दुखन नहीं है, कहीं दर्द नहीं है, लेकिन जब चलती हूँ तो जब जो पेन होता है बहुत ज्यादा। अच्छा, चलने पर पेन दर्द होता है? हाँ हाँ, कमर तो मैं में? शिलाजीत भी ले रही हूँ और ऑर्थोप्रास भी ले रही हूँ। चलिए, बहुत लेकिन अच्छी बात है। कहाँ पर दर्द ज्यादा हो रहा है, कमर के निचले हिस्से में या नहीं नहीं ऊपरी नहीं, हिस्से घुटने में मैम, घुटने में? में। घुटने में। जी। एज एक बार बता दीजिए दोबारा। 43। 43। कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, आप कैलमेक्स कैप्सूल लेना शुरू करो। जी। ठीक है। पेन रिलीफ ऑयल का इस्तेमाल करो और ऑर्थोसॉल रेड लो आप। रेड वाला लूँ? जी, अभी लेना शुरू कर दो आप ऑर्थोसॉल रेड, काफी बिल्कुल ठीक हो जाएगा ये। थैंक यू मैम, थैंक यू सो ओके। मच। आप बताइएगा, जैसे हर 21 दिन में या एक महीने में ना, आप बताते रहना कि कितना आराम आ रहा है आपको। ठीक है। मैम आज तो मतलब शॉप पे नहीं जा पाई मैं, मतलब इतना दर्द है इसमें आज, है ना? तो नहीं, इसलिए मैंने पूछा। कोई नहीं। ठीक है। आप पेन रिलीफ ऑयल जो है उसको, उसकी मसाज करो, कैलमेक्स वो कैप्सूल लो और ऑर्थोसॉल रेड, ये आप इस्तेमाल हाँ करो। आप बताना हाँ, कितना फायदा मिल रहा है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम, ये बताइए कि मतलब वो अगले साल एक्सीडेंट हो गया था, बाइक से गार्ड क्रैक हो गया था। हम्म। तो मतलब लिए थे, सब सही हो गया था, लेकिन इस समय ठंडी की वजह से बहुत दर्द हो रहा है उनका। कहाँ पर दर्द हो रहा है, एक बार दोबारा बता दीजिए। ये गांठ, दाहिने गांठ में, पैर में। पैर में? पैर में? जी। तो कोई नहीं, आप ऑर्थोसॉल रेड इस्तेमाल करो। क्योंकि अगर जी। चोट लगने की वजह से दर्द हुआ है तो जो भी एनिमल प्रोटीन, जो भी प्रोटीन कार्टिलेज है, जो भी प्रोटीन खराब हो रहा है ना, वो ठीक हो जाएगा। जी। ठीक है। जी। जो कार्टिलेज है वो प्रोटीन से बना होता है, लेकिन एक अलग तरह का प्रोटीन होता है जो कि लिगामेंट, कार्टिलेज और साइनोवियल मेम्ब्रेन को बनाता है। हर तरह के प्रोटीन में ये आप बात नहीं होती है। तो इसलिए आप ऑर्थोसॉल रेड वाला जो है वो आप इस्तेमाल करो। ठीक है। कालभास टैबलेट आप इस्तेमाल करना शुरू करो और पेन रिलीफ ऑयल की मसाज करो। जी मैडम, आयल तो लगा रहे हैं पर्दे। हाँ जी। जी। क्या कह रहे हैं जी आप? जी मैडम, पेन आयल लगा रहे हैं मतलब। अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं, हाँ। अच्छा पेन ऑयल तो लगाओ आप, साथ में आप ऑर्थोसॉल रेड वाला इस्तेमाल करो और कालभास टैबलेट जो है ना, वो एक गोली जी। सुबह शाम आप लो। खाने के बाद मैम।
खाने के बाद कुछ खा के लेना है। जी मैडम जी, जी नमस्ते। ठीक है जी, नमस्कार। और फिर बताइएगा कितना आराम मिला है अभी, ठीक है। जी मैडम जी, जी मैडम। ओके ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं अभी इस प्लेटफॉर्म पे। जॉइंट पेन या अर्थराइटिस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है या आपके घर में किसी को प्रॉब्लम हो, कुछ भी, किसी को कोई क्वेश्चन भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। जय हिंद मैम। जय हिंद सर, बताइए। सर मेरे एक पेशेंट हैं और वो लेडीज हैं, उनकी उम्र 55 साल है सर। अच्छा उन अच्छा। गले में दिक्कत है, और डॉक्टर सर ने उनको एंजियोग्राफी के लिए बोला है सर। अच्छा, गले में दर्द और एंजियोग्राफी के लिए बोला है। हाँ, आवाज भी चेंज हो गया है सर उनका। अच्छा जी, अच्छा जी। जी सर। तो आप उनको शिलाजीत कैप्सूल्स देना शुरू करिए। जी शिलाजीत जो आता है हमारा, वो देना शुरू करिए। GIT 14 ड्रॉप्स अभी दीजिए। और जो भी उनकी रिपोर्ट है एक बार आप मुझसे शेयर करिएगा। जी सर, उसमें कंठ शोधक भी दे सकते हैं क्या श्रीमान? कर्ण शोधक भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए। जी सर, जी सर। जी ओके। धन्यवाद। वेलकम वेलकम जी। कोई मैडम, और सवाल? हाँ जी। 78 एज है मेरे फादर का। उनका एक्चुअली जॉइंट्स में पेन बहुत होता है और चलने हम्म में थोड़ा दिक्कत होता है, वो ठीक से चल नहीं पाते। हम्म थोड़ा पैरों में जो अपना अ, थोड़ा सूजन भी आता है कभी कभी। हम्म। तो उसके लिए हम लोग उनको क्या प्रोडक्ट ज्यादा दे सकते हैं इसमें? पैरों में सूजन है तो आप उनको गिलोय 5G दीजिए। अच्छा, गिलोय 5G। गिलोय ओके। 5G दीजिए। स्टोन फ्लश सिरप दीजिए अगर सूजन ज्यादा है तो। कुर्कुमिन C3 दीजिए और ऑर्थोसॉल वेज दीजिए। एक मिनट, गिलोय 5G, स्टोन प्लस, एक कुर, आर्थो सोलर, और क्या बोला मैंने आपने? कुर्कुमिन C3 और ऑर्थोसॉल वेज वाला, ब्लू वाला। ओके, कुर्कुमिन C3। हाँ जी हाँ जी। C3 कैप्सूल दिन में कितना बार देना है मैडम? एक कैप्सूल सुबह शाम। सुबह शाम ना, 2 टाइम? ओके, ठीक, थैंक यू। जी गुड आफ्टरनून मैम। वेरी गुड आफ्टरनून। मैम मेरे दाहिने पैर के घुटने में घुटने सॉरी घुटने में तो दर्द रहता ही है, और जो अंगूठा है मतलब दाहिने पैर का जो अंगूठा उसमें कभी कभी पेन होता है 2-3 दिन तक लगातार, नाखून के अंदर, अपने आप ठीक भी हो जाता है। घुटने में नाखून के अंदर पेन होता है, अच्छा जी। एक जी बार जी। आप अपना यूरिक, नाखून में पेन होता है। जी हाँ, नाखून के अंदर। पहले तो मैं समझती थी नाखून बड़ा है इसलिए ऐसा हो रहा है, कहीं टच हो हम्म गया होगा इसलिए, हम्म। बट मैं उसको अब छोटा करके रखती हूँ कि कहीं टच ना होने पर फिर भी अपने आप दर्द स्टार्ट होता है और अपने आप ही बंद होता है। ये ना इनग्रोइंग ऑफ नेल हो रहा है आपको, तो इसके लिए तो आप एक बार अपने किसी पास के फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिए। इनग्रोथ ऑफ नेल हो रहा है, इनग्रोइंग ऑफ नेल, इनग्रोइंग नेल है ये। मतलब जो ये नाखून है ना वो अंदर की तरफ अपने आप धंस रहा है। उसकी ग्रोथ जो क्या? है वो अंदर की तरफ हो रही है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो अभी तो पूरा नेल बेड के साथ ही नेल निकालना पड़ेगा। फिर नया नाखून आएगा इस पे, वो ठीक आएगा। अच्छा, और ना मुझे घुटने में मतलब अभी 2 पिछले साल मतलब 1.5 साल कह लीजिए, वेस्टीज की मैंने उन्होंने बोला था 6 मंथ की दवा लीजिए तो आपके घुटने का दर्द ठीक होगा। मैंने हम्म। 6 मंथ की कंप्लीट दवा की। उसके बाद जैसे ही मैंने वो छोड़ा है, जब तक लिया तब तक ठीक, जब जैसे मैं छोड़ा तो वो मतलब मेरे एक ही पैर में इतना तेज नसों का खिंचाव कि मैं बैठ भी नहीं पाती थी, बहुत तेज पेन होता था। यानी अगर खाना भी बना रहे तो पैर फैला के बना रहे। फिर वो पता नहीं कैसे धीरे-धीरे मतलब थोड़ा जड़ी-बूटियों का भी पता किया तो धीरे-धीरे करके उसमें तेल और मसाज किया, उसमें थोड़ा रिलीफ मिला। लेकिन अभी भी कभी-कभी ऐसा दर्द होता है कि मतलब पूरा-पूरा दिन अजीब-सी जो पैर में फाटन बोलते हैं, पैर में फाटन उठना, उस टाइप से दर्द होगा और मतलब जब लेट जाओ तो उसमें रिलीफ मिल जाता है फिर। ठीक है, आप ना शिलाजीत कैप्सूल इस्तेमाल करिए, ऑर्थोसॉल वेज इस्तेमाल करिए, ठीक है। अर्थोसोल और वेज ये क्या? ऑर्थोसॉल वेज, ऑर्थोसॉल ब्लू वाला। ऑर्थोसॉल हमारे पास दो है ना, एक वेज ओरिजिन का है, एक जी। नॉन वेज ओरिजिन का है। एक रेड वाला है जो कि नॉन वेज ओरिजिन का है, एक ब्लू वाला है जो वेज ओरिजिन का है। तो ये होता है कि जब हम पेशेंट को बता रहे होते हैं ना तो हम साथ में कह देते हैं कि जी ये वेजिटेबल ओरिजिन का है, इसमें कोई नॉन वेज है या नहीं है, ताकि आप जी, मुझे में इस्तेमाल वेजिटेबल करने ही की दिक्कत चाहिए। ना हो। हाँ हाँ। तो तभी मैं कह रही हूँ कि आप ऑर्थोसॉल वेज इस्तेमाल करो और साथ में आप शिलाजीत कैप्सूल जो है ना, एक कैप्सूल बस दिन में एक बार, वो आप लेना शुरू करो, शिलाजीत। और ये जो कैल्शियम की टैबलेट वगैरह होती है ये नहीं?
अभी आप ऑर्थोसॉल्व वेज लेना शुरू करो, फिर धीरे धीरे मैं बताती हूँ। आप कालभास टैबलेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्या कागा? कालभास काल भाग नाइट्रोजन की जी। अपनी हाँ, काल, ये कैल्शियम का ही है ना अपने में? हाँ विटामिन डी, कैल्शियम और भी बहुत सारी चीजें हैं इसमें। जी जी। ओके मैम। ठीक है। मैम मेरी नंद का भी है, मतलब उनके घुटने में दर्द, तो उनका मतलब एज ज्यादा है, लगभग 62 साल की है, तो उनको भी अच्छा। यही काम कर जाएगा? जी 62 साल है, हाँ ये काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में कालभास टैबलेट एक गोली सुबह शाम दे दीजिएगा। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो मुझसे कह रही थी कि मुझे भी लेना है, तो जी मुझे लगा कि मैं उनके भी पूछ लूं। नहीं नहीं, ये काम कर जाएगा, आप उनको भी जरूर दीजिए। कालभास और शिलाजीत, है ना? नहीं नहीं, कालभास और ऑर्थोसॉल वेज, शिलाजीत तो आपके लिए बोला है मैंने। अच्छा अच्छा, उनको शिलाजीत नहीं देना? नहीं नहीं, आप उनको सिर्फ ऑर्थोसॉल वेज और कालभास टैबलेट दो। और ये कालभास लेने का क्या है, मतलब कब कब लेना है? कालभास टैबलेट जो है वो एक गोली सुबह शाम लेनी होती है आइडली। अच्छा अच्छा। जी जी। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम जी। कैल्ब्रेस मैडम विटामिन D3 में भी चलता है ना? हाँ जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, थैंक यू मैम सो ये मच। अर्थोसूल, मैम अर्थोसूल कैसे लेना है? ऑर्थोसॉल वेज जो है, ऑर्थोसॉल का जो पाउडर फॉर्म में है वो 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगोकर सुबह आपने एम्प्टी स्टमक खाली पेट लेना है। अच्छा, खाली पेट। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम। हाँ जी रंजीत अस्थाना जी, पूछिए क्या क्यों पूछना चाहते हैं। Good हेलो। afternoon, ma'am. हेलो हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। Good afternoon, ma'am. मैं यही पूछ रही थी कि ये जो ऑर्थोसोल नॉन वेज सोर्स एंड वेज सोर्स है, ये कौन कौन केसेस में हम दे सकते हैं नॉन वेज और कौन कौन केसेस में हम दे सकते हैं वेज? देखिए आर्थराइटिस के सभी केसेस में आप ऑर्थोसॉल वेज वाला दे सकते हैं, ऑर्थोसॉल रेड भी दे सकते हैं सभी केसेस में। लेकिन जिन भी पेशेंट को जॉइंट पेन के साथ साथ किडनी प्रॉब्लम है, उनको आप नॉन वेज वाला नहीं दे सकते। बाकी जो नॉन वेज वाला है उसका बहुत अच्छा फायदा है। हाँ, और कई लोग जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उनको आप वेज वाला दीजिए, ताकि कुछ तो उनके अंदर जाए ना। ओके। और कोई जो हर्ब स्पेशली का फॉर कैल्शियम के लिए क्या ऑर्थोसोल दिया जाता है? कैल्शियम सिर्फ, अगर सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम के लिए देना है तो आप कैलमेक्स कैप्सूल दीजिए। और जो कैलभास टैबलेट है उसमें कैल्शियम और विटामिन D3 दोनों दोनों का सप्लीमेंट है। ओके, थैंक यू। वेलकम वेलकम। हाँ जी रंजीत जी, मिस्टर रंजीत पूछिए। जी मैडम, एक 14 साल का बच्चा है, उसका 60 किलो वजन है मैडम, घट ही नहीं रहा है। तो आप उनको देखिए, ये क्वेश्चन और तो थोड़ा सा अलग है। तो आप उनको हाँ, सुपरलीन जूस दे सकते हैं, सुपरलीन जी न्यूट्रिशनल शेक मिक्स दे सकते हैं, उससे उनको वजन कम करने में मदद मिलेगी। जी। ठीक मैडम है। खाली पेट देना है कि खाने के बाद? खाने के पहले खाली पेट, आधे घंटे। आधा घंटा जी पहले। जी मैडम जी। जी थैंक ओके। यू। वेलकम वेलकम जी। मैम बेली फैट के लिए क्या बताया था आपने? न्यूट्रिशनल सुपरलीन जूस आप लीजिए। जी मैम, ठीक है, लेती हूँ। और सुपरलीन जूस मैम ये और रूटीन नॉन ऑर्गेन वेज पाउडर। कैलवास है, इसको वेजिटेरियन लोग नहीं ले सकते हैं? नहीं नहीं, कालभास वेज और नॉन वेज नहीं है। ऑर्थोसॉल में हमारे दो पाउडर आते हैं, वेज वाला आता है, नॉन वेज वाला भी आता है। जी। तो जिनको आप नॉन वेज नहीं लेना चाहते, जो आप उनको वेज वाला ऑर्थोसॉल दीजिए। ठीक है। और बाकी और जो नॉन वेज ले सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि वो नॉन वेज वाला ले लें, ऑर्थोसॉल। मैम इसमें ऑर्थोसॉल। इंग्रेडिएंट्स है नॉन नॉन वेज वाले? हाँ जी। इसमें इंग्रेडिएंट्स नॉन वेज वाले हैं? हाँ देखिए, जो ऑर्थोसॉल नॉनवेज वाला है, जो ऑर्थोसॉल रेड कलर का है ना, वो उसमें हमारा एनिमल प्रोटीन है, तो वो नॉनवेज ओरिजिन का है। एक एनिमल प्रोटीन है अकबा, वो उसमें डला हुआ है। आज ही मुझे मिला है, इसलिए मैं पूछ रही थी, अभी खोला नहीं है। मैं हम्म। वेजिटेरियन हूँ। तो आप ऑर्थोसॉल वेज ले सकते हैं। जी मैम, थैंक यू। जी ओके जी।
चलिए आप बताना, यूज करके आप बताना आपको कितना फायदा मिला, ठीक है। ओके। ओके जी। चलिए थैंक यू सो मच, आप सबने यहाँ पार्टिसिपेट किया, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी आशा करती हूँ कि आगे के जूम सेशन पे भी आप सब बने रहेंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कस्टमर केयर सर्विस पे क्वेरी पुट कर सकते हैं, आप मुझसे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मेरी ओपीडी होती है सुबह मंडे से लेके सैटरडे तक सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में, तो आप ओपीडी में आके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी मैम, एक क्वेश्चन और करना था, ये जी घुटने जी। से रिलेटेड नहीं है। तो मेरी नंद है जो अभी जो ने की मैंने घुटने वाली बात की 62 साल की एज में, तो उनको भूख नहीं लगती है, मतलब ज्यादा भूख नहीं लगती, तो उनको मैंने हाँ जी हाँ जी, रजनी जी क्या आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं? आप भूख नहीं लगती? जी हाँ, मुझे लगा आप चली गई, तो नहीं नहीं, उनको भूख नहीं लगती, तो उनको मैंने सुपरली नहीं एंटीऑक्सीडेंट जूस दिया, तो वो लेते रही हैं, बट वैसी खुल की भूख अभी लग नहीं रही उनको। खुल की तो अगर भूख नहीं लग रही है तो एंटीऑक्सीडेंट जूस दिया आपने, अच्छा किया, लेकिन साथ में आप उनको फोरवेल एल्कलाइन ड्रॉप दीजिए, लीवर संजीवनी सिरप दीजिए 2 चम्मच सुबह शाम खाने के पहले। जी, वो लीवर, फोरवेल जीआईटी 1 साल से ले रही हैं, कंटिन्यू ले रही हैं। तो आप उनको लीवर संजीवनी भी दीजिए, लीवर संजीवनी उनके लीवर पे काम करेगा, और जैसे लीवर जब अच्छा काम करेगा ना तो भूख लगनी शुरू हो जाएगी उनको। अच्छा, अच्छा, ठीक। जी। ओके मैम। ओके। बाकी पूछ लीजिएगा कि नींद ठीक से आती है या नहीं आती, क्योंकि कई बार नींद नहीं आने से भी भूख लगना बंद हो जाता है। हाँ, उनको नींद नहीं आती थी, उनके माइंड में कुछ प्रॉब्लम से थी, तो नागपुर की दवा चल रही है आज करीब 8 महीने से। अच्छा जी। तो मैंने उनको मतलब साथ में इसीलिए दिया फोरवेल और ये अपना जीआरटी की, आपको मतलब रिकवरी अच्छी मिलेगी, कोई भी दवा लो रिकवरी अच्छी मिल पाएगी, तो उन्होंने लेना स्टार्ट भी किया है। अभी एंटीऑक्सीडेंट जूस दिया है, तो वो अभी ले तो रही है, लेकिन कहती है उतना खुल के भूख नहीं लग रही जितना लगना चाहिए। आप उनको डी स्ट्रेस दे सकते हैं, 2 डी स्ट्रेस के 2 टैबलेट जो है वो रात में सोते समय उनको लेने के लिए बोलो, उससे उनको काफी अच्छा, फायदा मिलेगा, ठीक है। ओके, ओके, ठीक। ओके जी। ओके मैम। ओके जी, थैंक यू सो मच, आप सबने यहाँ पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच।